सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं अपने किसान भाइयों से मिल रहा हूँ। और इसमें सबसे बड़ा आभार राजवीर सिंह जी का है और डॉक्टर एस पवार साहब जो बैठे हैं, ये हमारे पूर्व निर्देशक रहे हैं अनुसंधान प्रणाली के, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर तोमर, जो कि हमारे सब्जी विभाग के विभागाध्यक्ष है पूसा संस्थान में, और आपके पास के जो बाउली गांव है यहाँ के रहने वाले हैं। और वो किसानों के साथ पिछले 40 साल से बीज उत्पादन, सब्जी उत्पादन, ये सभी चीजें सिखा भी रहे हैं और इस पर अनुसंधान भी कर रहे हैं। और कई सारी उन्होंने किस्में भी निकाली हैं जो पूरे भारत में अपनी महक फैला रही हैं। और जिस क्षेत्र में हम आज बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है कि ये दिल्ली के बिल्कुल साथ है। इसके साथ साथ में ये रोड से देहरादून से भी लिंक है और बाकी जो बड़े बड़े शहर है उनसे भी लिंक है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे किसानों की आमदनी 1 एकड़ से अगर 5 लाख से कम मिल रही है तो ये किसान की मैनेजमेंट में कमी है। कम से कम अगर 1 एकड़ से कम मिल रही है तो किसान की मैनेजमेंट में कमी है। और मैनेजमेंट में कमी कहाँ होती है? एक्चुअली कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिससे लोग दूर भाग रहे हैं, लेकिन हमारे पास पूसा संस्थान में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोगों का करोड़ों का टर्नओवर केवल कृषि क्षेत्र से है। और आपके आसपास ही कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बीटेक करके नौकरी करना पसंद नहीं किया, बल्कि कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद भी आज खेती कर रहे हैं और उनका टर्नओवर 3.5 करोड़ के आसपास का है 1 साल का। अगर हम 2-2.5 करोड़ खर्चा भी मान लें तो भी 1 करोड़ वो बचा रहे हैं और कम से कम 60 से 70 लोगों को रोजगार देते हैं। और सब्जी क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ी पकड़ है। इसी तरह से डेयरी भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में वो संभावनाएं कामयाब नहीं हो पाई हैं क्योंकि हम अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। हमारा किसान जो ये महसूस करता है कि उसका मुख्य काम बीज जुताई करना, खाद डालना, बीज डालना, दवाई डालना और उसको फसल को फेंक देना। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो मेन मंडी में फसल जाती है तो आपको अच्छा भाव नहीं मिलता। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो पैदा करने से नहीं कमा रहे, वो उसकी बिक्री करने से कमा रहे हैं। बिक्री कैसे करनी है, किसको करनी है, कैसे पैक करनी है, कौन सी फसल कब लेनी है, तो तब वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारे किसान ने यहाँ ये मान लिया है कि हमारा ये क्षेत्र केवल गन्ने के लिए है और गन्ने को काट के मिल में डालना है। मिल कभी पैसा दे ना दे, महीने बाद दे, 2 महीने बाद दे, वो हमारी चिंता नहीं है, लेकिन गन्ना ही पैदा करना है। आपका जो क्षेत्र है ये ऐसा क्षेत्र है जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, बल्कि मैं कहूँगा पूरे भारत में इसके जैसा पानी नहीं है, इसके जैसी मिट्टी नहीं है, और इसके साथ साथ में जहाँ पे दूसरे संसाधन है वो भी बहुत अच्छे हैं और बाजार बिल्कुल साथ में है। ये वो बात होगी कि दीपक के नीचे अंधेरा, यानी कि अंधेरा इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे सब्जी की खेती होनी चाहिए, जहाँ पे फूलों की खेती होनी चाहिए, जहाँ पे फलों की खेती होनी चाहिए, जहाँ पे दूसरे व्यवसाय मशरूम है, मधुमक्खी पालन है, जो ऐसे व्यवसाय जो कम क्षेत्र में ज्यादा पैसा दे वो होने चाहिए, वो कोई भी नहीं है। और अगर हम गन्ने की भी खेती कर रहे हैं तो गन्ने की खेती में भी गड़बड़ ये कर रहे हैं कि गन्ने का गुड़ अगर या तो हम बनाते नहीं और बनाते तो बिक्री कोई और करता है। आज गन्ने का गुड़ भी बाजार में 100 से 150 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन आपका नहीं बिक रहा। क्यों नहीं बिक रहा? कि आपने उसको ना तो प्रॉपर पैक किया ना प्रॉपर रखा है। लेकिन आपके कुछ साथी दिल्ली में गुड़ की सप्लाई दे रहे हैं जो 90 से 100 रुपए किलो गुड़ शक्कर दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन वो तब दे रहे हैं उनकी पैकिंग कैसी है। हम लोग केवल भूखी में भर के अगर बेचेंगे तो 40 रुपए किलो के ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने अपने कृषि के तरीकों में सुधार लाना है, अपने फसल विविधीकरण लानी है और साथ साथ में गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। और ऐसे रोजगार के अवसर पैदा करने हैं कि हमारे पूरे परिवार के साथ साथ गांव को भी मिले, बाहर वालों को भी हम रोजगार दे सकें। और जैसे अभी फसल प्रणाली की बात कर रही थी, फसल प्रणाली का मतलब ये होता है कि हम कौन कौन सी चीजें एक साथ जोड़ के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जिनके कभी मशरूम का उत्पादन हो रहा है, कभी बीज फल सब्जियों का हो रहा है, साथ साथ में दूसरे कोई व्यवसाय हो रहे हैं, तो उससे क्या है कि एक का जो बाई प्रोडक्ट है दूसरे में इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आपने डेयरी का देखा, अगर आपने डेयरी खोली हुई है तो डेयरी से जो गोबर प्राप्त है या पेशाब है वो सारा आपका खाद में कन्वर्ट हो सकता है। और जो आपका कृषि है उससे जो भी सह उत्पाद है
वो सारे के सारे आपके पशुओं के चारे के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जब तक हम अपने इसमें बदलाव नहीं करेंगे, और इस देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे एक किसान 1 एकड़ से कम 5 से 7 लाख रुपए खर्चा निकाल के कमा रहे हैं, और वो एग्जाम्पल वहां के हैं जो दिल्ली से बहुत दूर हैं। आप तो ऐसी जगह बैठे हो कि बहुत नजदीक हो, लेकिन ऐसा काम करने के लिए आपको बिक्री भी करनी पड़ेगी, और साथ साथ में एक सरकार का बहुत बड़ा जोर है कि हमें किसानों को संगठित करना है, समूह में करना है। समूह में क्यों करना है कि अगर समूह में हम होंगे तो जो भी चीज हम प्रोक्योर करेंगे, बाजार से लेंगे, एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका भाव अच्छा होगा, और आपके साथ चीटिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग लेके जाओगे तो आपके साथ चीटिंग होने के चांस भी होंगे, भाव भी कम ज्यादा देना पड़ेगा आपको, और साथ में अच्छी क्वालिटी की भी गारंटी नहीं होगी, क्योंकि छोटे उपभोक्ता को कोई पसंद नहीं करता, बड़े को सब लाइक करते हैं। इसी तरह से जो पैदा करोगे उसको हमने कैसे पैक करना है, कैसे मार्केट करना है, कौन सी जगह मार्केट करना है। आजकल मार्केटिंग के भी कई सारे मॉडल हैं। मॉडल ये होते हैं लेकिन हमारा किसान केवल एक मॉडल जानता है, और वो जानता है पैदा करके जो पास की मंडी है उसमें खराब से खराब तरीके से पैक करके उसको फेंक देना। अगर हमने हमारे पत्ते वाली सब्जी की है, पालक किया है, बथुआ किया है, मेथी की है, तो उसको हम गठरी में बांध के लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी अच्छी दुकान पे देखेंगे तो वहाँ गठरी में कोई सब्जी नहीं मिलेगी, वहाँ सभी कैरेट्स में मिलेंगी, साथ साथ में प्रॉपरली पैक होंगी, और वो धुली हुई होंगी, और धुलने के बाद वो ठीक से पैक होंगी। जो पालक या मेथी आपका थरी में बिक रहा है, वही चीज आपकी किलो में और उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये पैकिंग, प्रेजेंटेशन और कहाँ में मार्केट करना है, इसके लिए हमारे किसानों को सीखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जिस बच्चे का मैं बात कर रहा था जो 3 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसके पास 25 एकड़ जमीन है, और 25 एकड़ के बाद में कुछ जमीन उसने बटाई पे ले रखी है, और भी, और साथ में 50-60 आदमी को काम देता है, और एक टाइम में उसके खेत पे कम से कम 7 से 8 सब्जी होती है। सब्जी कटने से पहले अगली सब्जी लग जाती है, और जो भी सब्जियां हैं उसमें टोटल में वो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक के पैसे ज्यादा मिलते हैं। और ऑर्गेनिक कैसे कर रहा है, उसके पास पशु नहीं है, लेकिन उसके गांव में दूसरे की डेयरी है, उस डेयरी से पूरा गोबर लेता है। अपने यहाँ पे उसने एक बड़ा बायोगैस प्लांट बना रखा है, गोबर गैस प्लांट, उसमें डालता है, गैस को बिक्री करता है, और जो खाद निकल गया केवल उस खाद से वो सब्जी की खेती करता है। इस तरह से उसका जो खर्चा है वो नागे बराबर है, लेकिन उसकी सब्जी का जो भाव है वो खुद तय करता है। आजादपुर मंडी का बढ़िया नहीं लगाएगा, वहां पर उसकी बोली नहीं होगी, बल्कि वो उल्टा बोलता है कि आज मेरा पालक का भाव ये है, आज मेरी मेथी का भाव ये है, जिसको लेना लो। आज उसके पास सप्लाई कम, मतलब उसके पास अमाउंट कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। ऐसे ही एक मैं और आदमी का नाम आपको दूंगा तो शायद आपको याद आएगा, एक संजय भल्ला। और इस संजय भल्ला ने ना तो कभी खुद खेती की, ना इसके बाप दादा ने खेती की, इसके पास अपनी जमीन भी नहीं है, लेकिन आज ये संजय भल्ला एक बहुत ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो रखा है। अपने मोबाइल में डालोगे गूगल में और सर्च करोगे तो संजय भल्ला का फोटो आएगा गाय के साथ, आपका बैल के साथ हल चलाते हुए। और संजय भल्ला ने कम से कम 200 गायें रखी हुई है, देसी गाय, और ये सारी की सारी गायें हैं तो साहिवाल है या गिर नस्ल की हैं। और इनके दूध का भाव, आपका दूध 40 रुपए किलो बिक रहा होगा मेरे ख्याल में गाय का, लेकिन संजय भल्ला का दूध 160 रुपए लीटर। क्या भाव? 160 रुपए लीटर, आपसे 4 गुना। और आज से नहीं, पिछले 7-8 साल से बिक रहा है। उसके जो घी का भाव है वो 41 रुपए किलो। उसके बाद सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, क्योंकि लेकिन उसने एक प्रॉपर पैक कर रखा है। आज संजय भल्ला जो है वो उसने करोड़ों का बिजनेस और भी कर रहा है, लेकिन उसका ये मेन बिजनेस हो गया। और संजय भल्ला की कमाई दूध और घी से कम, गाय भी बेच रहा है, बछड़ी भी बेच रहा है। जो आपके बछड़े हो जाते हैं, बछड़ों को भी बेचता है, क्योंकि जो लोग आज शौकीन है देसी गाय के, उनको 2 गाय के साथ में एक बछड़ा और देता है, लेकिन पैसे पूरे लेता है। और आज वो किसान वो खाली ये नहीं दे रहा, आज दूध के नहीं बेच रहा, दूध के साथ साथ में पनीर भी बना रहा है, मावा भी बना रहा है, खोआ भी बना रहा है, घी भी निकाल रहा है, और लस्सी भी। और सभी का भाव 60, लस्सी का भाव भी लगभग 60 रुपए लीटर है। जो आपका जिस भाव आपका दूध बिक रहा है उससे महंगी संजय भल्ला की लस्सी बिक रही है।
अब पैसे कौन कमाएगा? जो बिक्री ठीक से करेगा। हमारा किसान अपने आप को ये मानता है कि मैंने दूध पैदा किया तो मेरे घर से ले जाओ। अभी मुझे यही कहने वाले मिल जाएंगे कि डॉक्टर संजय भल्ला को कहना कि गाय तो मैं रख लूंगा, लेकिन मुझे यही 60 रुपए लीटर दूध के पैसे दे दे। और संजय भल्ला के यहाँ पे घिया, तोरई, सीताफल, जिनको आप खराब सब्जी मानते हो, इनका भाव भी 60 से 70 रुपए किलो है और डायरेक्ट सप्लाई है। घिया, तोरी, सीताफल, टिंडा जो आपके घर में आराम से हो जाती है, भिंडी, लेकिन वो ये एश्योर करता है ग्राहक को कि मैंने जो घिया दिया आपको, या जो तोरी दी है, या जो सीताफल दिया है, या जो भिंडी दी है, इसमें किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया है। जो मैंने ये गाय रखी है, इन्हीं के खाद से मैंने ये सब चीज पैदा की है और आपको दे रखा है। उसके साथ साथ में संजय भल्ला ने एक और काम कर रखा है, क्योंकि ग्राहक जो बड़ा शक्ति होता है, उसको अगर शक हो गया तो दिक्कत होती है। तो संजय भल्ला ने जहाँ पे गाय रखी है या जहाँ पे वो खेती करवा रहा है, वहीं पे 2 कमरे बड़े बड़े एसी कमरे के साथ में एक किचन बना रखी है और ग्राहकों को ये ऑप्शन है कि आप कभी भी बुक करके रात को वही रुको, खुद दूध निकालो, खुद सब्जी तोड़ो और खुद पैक करके लेके आओ और खुद उसका स्वाद चखो। लेकिन जो कमरे में रुकोगे एसी कमरे में, उसका किराया भी देना पड़ेगा, वो फ्री नहीं होगा, उसका किराया भी देना पड़ेगा। जो खाना खाओगे उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा कम नहीं। एक रात को एक जो 2 बेडरूम है एसी वाला, उसके चार्जेस 4000 रुपए हैं। बड़ौत में होटल मेरे ख्याल में 600, 700, 800 मिल जाएगा, लेकिन संजय भल्ला के फार्म पे जो कमरा मिलता है वो 4000 में मिल रहा है और लोग देते हैं, जाके रहते हैं और पैसा भी, वो सामान भी लेके आते हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नए एग्जाम्पल सोचने पड़ेंगे, हमें अपनी छत बाहर निकलना पड़ेगा और साथ साथ में अपने जो कृषि प्रणाली है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और शहद के साथ साथ में शहद के कई सारे बाई प्रोडक्ट भी होते हैं। तो ये कहना कि खेती में इतनी जमीन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, मशीन नहीं है, ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन पैसा जो कमाया जाएगा वो दिमाग से सब कुछ हो जाएगा, अगर आपका दिमाग, आपकी मैनेजमेंट। तो वही मैंने कहा, भारत मतलब एक कर्नाटका में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने 2 किसानों को पीएचडी की डिग्री दी है। क्या डिग्री दी है? पीएचडी की। क्यों दी है? कि वो दोनों किसान पिछले 7 साल से 1 एकड़ से 7 से 8 लाख रुपए खर्चा निकाल के कमा रहे थे, खर्चा निकाल के कमा रहे थे। जब उनको पीएचडी की डिग्री देने की बात आई तो वहां के गवर्नर ने, उस समय के गवर्नर ने ये क्वेश्चन रेज किया कि पीएचडी डिग्री देने के लिए एक बच्चा 18 साल पढ़ाई करता है, 20 साल पढ़ाई करता है, रिसर्च करता है, लिखता है, उसको मिलती है, आप इनको कैसे दे रहे हो? तो वहां के वाइस चांसलर ने उसका जवाब दिया कि एक लड़का तो 1 डिग्री थीसिस लिखता है, लेकिन इनके काम से कम 20 थीसिस लिखी जा सकती हैं। 20 पीएचडी के बराबर है, मैं तो 1 ही दे रहा हूँ। तो गवर्नर भी खुश हुए और गवर्नर ने खुद उनको दी। तो वही बात है कि जैसे हम पहले कहते थे कि अपने आप को ऐसा वो करो कि भगवान भी आगे पूछे कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखूं। वो तभी संभव है जब हम अपनी मैनेजमेंट ठीक करें, एक अच्छी सोच के साथ में, अच्छे काम के साथ में। और बहुत से हमारे नवयुवक जो सब्जी पैदा होती है उसको प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक कृष्णा पिकल करके अचार वाली है दिल्ली में, उसके जो घर वाला था वो ट्रक पे ड्राइवर था और वो किसी के खेत पे रहते थे, बाग में, और बाग में जब वो रहते थे तो उनको कभी रोजगार मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लेकिन उस औरत ने केवीके में ट्रेनिंग ली अचार बनाने की, और ट्रेनिंग लेने के बाद में अचार बनाने लगी। जब वो अचार बनाने लगी तो इसने नौकरी छोड़ दी, अचार को बेचने का काम शुरू कर दिया। आज इनका टर्नओवर लगभग 5 से 10 करोड़ है और आपकी तरह किसी गांव के हैं, और आज वो 160 किस्म के अचार बनाते हैं। कितने किस्म के? 160 किस्म के अचार या मुरब्बे या जो दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं, और उनकी डिमांड सब जगह रहती है और वो बिहार तक भी जाके लगाते हैं। और हर मेले में कम से कम 2-4 लाख के अचार तो वो सैंपल में दे देता है अपने बहुत से एक्सपर्ट को और दूसरे लोगों को। क्यों दे देता है? क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो ये हमारी सोच में परिवर्तन होना चाहिए और हमारे ये हमें कुछ करना है। तो यहाँ संभावनाएं बहुत है। आप जिस क्षेत्र में बैठे हो, यहाँ जो दूध 60 रुपए किलो बिक रहा है, वो अगर जो 60 जो दूध बिक रहा है वो बेवकूफी कर रहा है। तो क्यों बिक रहा है? क्योंकि आप गाँव में अपनी भैंस के नीचे देना चाहते हो, आप उसको छेड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब तक छेड़ोगे नहीं
प्रॉपर पैक नहीं करोगे, उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करोगे, मानकीकरण नहीं करोगे, यानी कि आज जो दूध है, दूध के तौर पे भैंस और गाय का दूध हम कहते हैं, लेकिन जो बाजार में लेने वाले हैं वो कोई टोन्ड मतलब फैट फ्री दूध चाहता है, कोई टोन्ड दूध चाहता है, कोई स्टैंडर्ड चाहता है, कोई फुल क्रीम चाहता है। तो उसके अलग अलग परिभाषा है। उस परिभाषा के अनुसार जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें घी भी ज्यादा पैदा कर सकते हैं, मक्खन भी पैदा कर सकते हैं और साथ साथ में रोजगार भी दे सकते हैं। और जब हमारा पैकिंग हमारा प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, यानी कि एक जैसा ही होगा, आपने कभी भी पनीर बेचा, उसका वही फैट है, फैट कंटेंट है, वही प्रोटीन कंटेंट है, तो ग्राहक ये मानेगा आपको अच्छा है। लेकिन कभी ज्यादा फैट हो गया, प्रोटीन ज्यादा होगी, कभी कम हो गया, क्योंकि दूध का अलग अलग उतार चढ़ाव है, कोई ताजी भैंस का है, कोई बाकड़ी भैंस का है, तो उसमें जब उतार चढ़ाव आता है तो जो कंज्यूमर है वो ये सोचता है या तो वो पहले वाला खराब था या ये वाला खराब है, वो नहीं जानता कि ये कारण है। इसीलिए हमें अगर कोई काम करना है तो उसके लिए बिजनेस के तौर पे, मॉडल के तौर पे हमें एक पूरा बिजनेस प्लान बना के उसको करना चाहिए। और यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ का मार्केट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अगर अपनी सोच बदलोगे तो आपका जो बच्चा बाहर बाजार में, दिल्ली में पुलिस में नौकरी कर रहा है या डीटीसी में नौकरी कर रहा है या कोई दूसरी छोटी नौकरी कर रहा है या यहाँ कर रहा है, उससे ज्यादा पैसा आप अपने घर में कमा सकते हो और औरों को भी रोजगार दे सकते हो और गांव में एक किस्म से गांव के बदलाव के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए एक नमूना पेश कर सकते हो। आपको इससे संबंधित कोई भी अगर बात करनी हो तो मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। मुझे सभी आयोजकों ने इतना समय दिया, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।